कांग्रेस ने लोकसभा की अपने बचे हुए 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें कांकेर से बीरेश ठाकुर, बिलासपुर से देवेंद्र यादव, रायगढ़ से डॉक्टर मेनका देवी और सरगुजा से शशि सिंह के नाम शामिल हैं। नामों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस में बवाल फिर से शुरू हो गया है। बिलासपुर प्रत्याशी देवेंद्र यादव के खिलाफ स्थानीय नेता जगदीश कौशिक आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, तो वहीं सरगुजा प्रत्याशी शशि सिंह के खिलाफ नरेश राजवाड़े ने मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस को बस्तर में उस वक्त तगड़ा और बड़ा झटका तब लगा जब एक ओर कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखा रही थी, तो ठीक उसी वक्त दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से जगदलपुर महापौर सफीरा साहू अन्य 3 पार्षदों और कई नेताओं के साथ भाजपा में एंट्री ले लेते हैं। इस पर कांग्रेस संचार प्रमुख ने इसे भाजपा की साजिश करार देते हुए आया राम गया राम करार दिया। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि वह लोकसभा चुनाव बुरी तरीके से पराजित होने वाली है। इसीलिए देश भर में विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, किसी को प्रलोभन देकर, किसी को दबाव डाल के, किसी पे तमाम तरीके की एजेंसियों का दबाव डाल के, जहाँ पे सरकारें हैं वहाँ राज्य सरकार का दबाव डाल के उनको भाजपा प्रवेश कराया जा रहा है। वही कुछ स्थिति जगदलपुर में भी बनी है। जगदलपुर के कुछ कार्यकर्ता और महापौर भी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए हैं। तो ये चुनाव में चलता है, आया राम गया राम। जो लोग जिनकी निष्ठा पार्टी के प्रति, पार्टी के मूल्यों के प्रति, पार्टी के आदर्शों के प्रति कम रहती है, उन लोग इस प्रकार की आना जाना करते रहते हैं, लेकिन पार्टी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस के भीतर मचे इस भगदड़ से बीजेपी की बाछें खिल गई हैं। मामले को लेकर बीजेपी सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल चुटकी लेते हुए कहते हैं कि महापौर का इस्तीफा देना, नेता का आमरण अनशन पर बैठना और सरगुजा में हजारों के इस्तीफे की तैयारी बताने के लिए काफी है कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश को लूटकर आला कमान को खुश किया है और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में मचे भगदड़ को देखकर लगता है कि मोदी जी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना स्वतः ही पूरा हो जाएगा। लोकसभा प्रत्याशी घोषणा के बाद कांग्रेस का आंतरिक विरोध अब उबाल पर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को तो अपने मंच से ही कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। आज जगदलपुर में कांग्रेसी महापौर पार्षदों के साथ इस्तीफा दे दी है। बिलासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठे हैं और सरगुजा में हजारों कार्यकर्ता इस्तीफा देने को तैयार बैठे हैं। ये सारा बवाल बताता है कि कांग्रेस शासन से न केवल जनता दुखी थी, अपितु इनके कार्यकर्ता भी बहुत आक्रोशित थे। एक तरफ छत्तीसगढ़ के पैसे को लूटकर भूपेश बघेल और उनके साथियों ने जनता के साथ छल किया, दूसरी तरफ इस भ्रष्टाचार के पैसे से अपने केंद्रीय नेतृत्व को खुश करके कार्यकर्ताओं की अवहेलना की। ऐसा लगता है कांग्रेस का ये बवाल मोदी जी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को स्वतः ही पूरा कर देगा। साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर 11 में से 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, तो वहीं 2024 में बीजेपी ने मिशन 11 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बीजेपी की चुनौतियों से पहले कांग्रेस अपनों की चुनौतियों में ही घिरती नजर आ रही है और यही वजह है कि अब चर्चा होने लगी है कि कांग्रेस में बवाल है कि थमता ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। अगर ऐसा कहा जाए तो कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसलिए क्योंकि एक तरफ बस्तर में आज नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों शक्ति प्रदर्शन करते हैं। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तमाम मंत्री, भाजपा प्रभारी नितिन नवीन रैली करके पार्टी के प्रति वोट अपील करते हैं, तो वहीं ठीक इसके दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित तमाम कांग्रेसी नेता कवासी लखमा के पक्ष में वोट अपील करते हैं। लेकिन समय का फेर देख लीजिए कि एक तरफ जहां कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करती है, ठीक उसी वक्त कांग्रेस की ही जगदलपुर की महापौर सफीरा साहू अपने 4 पार्षदों के साथ बीजेपी का दामन थाम लेती है और इसके बाद जो बवाल है प्रदेश भर के अन्य कोनों से भी सुनाई पड़ती है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से मणि वैष्णव है, प्रवक्ता है, युवा नेता है। मणि जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बतौर राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी स्वागत है। मणि, मेरा पहला सवाल आपसे है
कि जिस वक्त कांग्रेस अपने सबसे ज्यादा ताकत के साथ धरातल पर उतर के बस्तर में संदेश देने की कोशिश करती है, ठीक उसी वक्त महापौर का इस्तीफा देके बीजेपी में शामिल हो जाना, अकेले नहीं 4 पार्षदों के साथ, अन्य नेताओं के साथ, युवा आयोग के सदस्य के साथ, तमाम लोगों के साथ कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल होना, कैसे देखते हैं? देखिए, कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, जितना इसे तूल दिया जा रहा है उतने आश्चर्य की बात नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं तो हर पार्टी में कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, और जब पिछले हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अनंत कुमार साय जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आदिवासी आयोग के, तो इतने बड़े फिगर के सामने महापौर जैसा जो पद है वो तो काफी छोटा है, मैं मानूंगा। तो जब अनंत कुमार साय जी जब पार्टी छोड़कर इधर आ सकते हैं तो कांग्रेस से भी जा सकते हैं छोटे नेता उधर, तो इसमें कहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब चुनाव आता है तो नेता जो है अपनी सुविधा अनुसार इधर उधर जाते हैं, और जिनकी निष्ठा कम होती है, खासकर ऐसे लोग ही इस प्रकार का काम करते हैं। और बाकी कांग्रेस पार्टी एक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता एक हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता बिल्कुल लामबंद है इस बार लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, और प्रत्येक प्रत्याशी के लिए पूरी मेहनत से हम जुटे हुए हैं काम करने के लिए। ठीक है राजीव जी, शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है। आप लोग कांग्रेस के महापौर को अपने पाले में ले आते हैं, 4 पार्षदों को आप ले आते हैं, अन्य नेताओं को ले आते हैं, और उसके बाद कांग्रेस के भीतर जो स्थिति है उसे देख के आप लोगों की बाछें खिल जाती है। क्यों आपको अपने हाथों पे, अपने बाजुओं पे भरोसा नहीं है कि कांग्रेस की ताकत को आप अपने साथ लेके आ रहे हैं? देखिए डॉक्टर अवधेश जी, ये लोकतंत्र का खेल है, और जब जो जनप्रतिनिधि हैं जब वो जन जन के बीच में जाते हैं तो उनके बीच में जो फीडबैक आता है कि आप ठीक है, आप हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी रीति नीति क्या है, आपकी पॉलिसी क्या है। जब जनप्रतिनिधि को ये सब सुनना पड़ता है और वो देखते हैं कि भारत देश में 65 सालों तक एक पार्टी का राज रहा, एक परिवार का राज रहा, और पिछले 10 वर्षों में या अटल जी के जो समय में जो हमने देश पर काम किया, तो उनके मन में ये पीड़ा आती है, फीडबैक निश्चित रूप से आती है कि क्या चल रहा है। राम मंदिर चल रहा है कि 45,000 करोड़ रुपए हमने बिना कोलेटरल के छोटे छोटे व्यवसायियों को लोन दिया, जिससे वो अपने चाय की रेहड़ी से लेकर छोटा सा वेल्डिंग वर्कशॉप खोला, और वो स्वरोजगार का एक खुद 4 लोगों को रोजगार देने लग गया। और उसके सामने जब वो जिस पार्टी को बिलोंग करता है वो देखता है कि उसके सामने क्या है, कि नफरत की बातें, जो दुकान सजाने चले थे, जो मोहब्बत की, वहां से नफरत बांट रहे हैं। वो कर रहे हैं कि अति ओबीसी को प्राथमिकता दो, ओबीसी को प्राथमिकता दो। हमारी लड़ाई तो गरीबी से है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है, और उस लड़ाई को लेकर हम चल पड़े हैं। ये जातिगत मुद्दे को लड़ना, और जो सनातन को जो कड़े मुक्त से जो विभत्स गालियां दी जाती है उसके ऊपर मुंह में दही जम जाना। तो जनप्रतिनिधि ये सोचता है कि मैं जिस पार्टी से बिलोंग कर रहा हूं, आगे मेरा भविष्य कुछ दिखता नहीं है, तब वो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर आते हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों कांग्रेस के तमाम, पूरे भारतवर्ष में एक पुरानी पार्टी है, उसके तमाम लोग क्यों इस प्रकार से पलायन कर रहे हैं। उसके लिए कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं एक बार, ये मूल कारण ठीक है, मैं एक बार के शर्मा जी का रुख कर लेता हूं। के जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ स्थिति सामान्य है? जो दावा कांग्रेस कर रही है कि जो आया राम गया राम है, या जिनकी निष्ठा जो है कांग्रेस के प्रति कम हो गई है, केवल वही लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि धरातल पे कांग्रेस मजबूत है, सशक्त है, और चुनाव में पुरजोर तरीके से लगे हुई है? क्या आपको लगता है ये दावा बिल्कुल सही है के जी? निश्चित रूप से कांग्रेस संकट के दौर से गुजर रही है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश की हम बात कर सकते हैं। उसके साथ ही जिस तरह से 200 प्रत्याशी कांग्रेस ने 7वीं सूची के बाद, और भाजपा के लगभग 407 प्रत्याशी 7 चरणों में जारी हो चुका है। अब ये इसके बाद अभी छत्तीसगढ़ की देखेंगे तो कांग्रेस को एक वेटेज मिला है, कहा जाए कि बाद में प्रत्याशी घोषित करने का लाभ यह है कि सामने वाले प्रत्याशी को देखने आपने दिग्गज लोगों को मैदान में उतार दिया, 3 पूर्व मुख्यमंत्री को उतार दिया, 2 विधायक को उतार दिया। तो तमाम प्रकार से आपने जातिगत के आधार पे 3 महिला उन्होंने दी, 3 महिला आपने दे दी। तमाम प्रकार के बस्तर की जो बात कही जा रही है, भाजपा में इतना ज्यादा उत्साह है। देखिए कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बस्तर में
कांग्रेस की जमानत जब्त कराने के लिए चुनाव लड़े, मतलब मतदाताओं से अपील करते हैं जमानत जब्त कराने के लिए मतदान कीजिए। ये एक बड़े उत्साह की बात है। इसके साथ ही तमाम प्रकार के, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की बात कर लीजिए, राम मंदिर से लेके 370 हमने हटाया है और हम 370 सीट हमको चाहिए, तो तमाम उत्साह देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस में कहीं न कहीं अंदर खाने में, जिसको आप स्लीपर सेल कभी कह देते हैं, कभी आया राम गया राम कर देते हैं, लेकिन कांग्रेस संकट के दौर में है। इसको दूर करने के लिए प्रदेशाध्यक्ष की भूमिका, दीपक बैस की क्या भूमिका होनी चाहिए। 11 सीट में अब चूंकि वो बस्तर से प्रत्याशी नहीं है, तो एक अवसर उनके पास है कि अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का, क्योंकि भूपेश बघेल जो उनको अध्यक्ष बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वह स्वयं प्रत्याशी है और राजनांदगांव एक महत्वपूर्ण सीट है और जीत के दिलाना भूपेश के लिए एक बड़ी चुनौती है वहां पे। इसके साथ ही सचिन पायलट प्रदेश प्रभारी, उसकी भी उन्होंने पिछले समय आके कही थी कि इन सबसे हम चर्चा करेंगे। तो तमाम प्रकार से कांग्रेस को अंदरूनी कलह जो स्थिति निर्मित हो रही है, उसको चाहे भाजपा के लिए आप बोल दें कि स्लीपर सेल भाजपा के हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार घटनाएं राजनांदगांव में, सुरेंद्र वैष्णव, सुरेंद्र दाऊ की बात करें, अरुण सिसोदिया की बात करें, राम कुमार शुक्ला की बात कर ले, बिल्कुल मैं केके जी, मैं इन्हीं सवालों के साथ जो है एक बार कांग्रेस के साथी का रुख कर लेता हूं, इन्हीं सवालों के साथ। मणि, एक बात जब बता दीजिए, कोई पहला अवसर नहीं है। अगर हम पिछले एक सप्ताह के कांग्रेस के घटनाक्रम पे नजर डालें तो भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है, राजनांदगांव से प्रत्याशी है, उनके सामने ही मंच पे उनका विरोध हो जाना, महासमुंद के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को बाहरी बता देना, इतना ही नहीं, अब आ जाइए बिलासपुर में, जब कल जहां पे नाम का ऐलान किया गया, देवेंद्र यादव भिलाई के महापौर, भिलाई से विधायक, उन्हें बिलासपुर में जाके टिकट दे दिया गया। और उसके बाद जगदीश कौशिक, आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता, आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। आमरण अनशन अपने ही पार्टी के निर्णय के खिलाफ। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है एक बड़ी पार्टी है और प्रत्येक व्यक्ति के पास लोकतांत्रिक अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का अधिकार भाजपा कार्यकर्ताओं को नहीं है। एक ऐसा संगठन, भाजपा से बाहर का एक ऐसा संगठन इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है जिसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन कर दिया था। आरएसएस इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। तो हमारे यहाँ पूर्ण तरह से जो है लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारे यहाँ जो है रायशुमारी के बाद ही किसी प्रत्याशी को तय किया जाता है। और दूसरी बात, पत्रकार महोदय अभी कह रहे थे, के शर्मा जी कह रहे थे कि कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता भाजपा में जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि केवल कांग्रेस के नहीं, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, ये पूरे लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कांग्रेस के नेता ऐसे ही नहीं जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। नहीं, लेकिन मणि जी, मैं 10 सेकंड के लिए टोक रहा हूं। मैं 10 आपने, क्योंकि के शर्मा जी को कोट किया है, आप कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में जाना देश के लिए चिंता का सवाल है, लोकतंत्र के लिए चिंता का सवाल है। साहब, आप लोग तो चिंता कर लीजिए। आपके सबसे बड़े नेता छत्तीसगढ़ के स्लीपर सेल कह देते हैं, आपके पार्टी के संचार प्रमुख कह देते हैं कि आया राम गया राम। आप खुद ही चिंता नहीं करते और पत्रकार पे आप ठीकरा फोड़ देते हैं, देश के लिए संकट बता देते हैं। के शर्मा जी के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि केवल कांग्रेस के लिए चिंता का विषय नहीं है, पूरे लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने मन से नहीं जा रहे हैं, ज्यादातर जो नेता है वो ब्लैकमेल होकर जा रहे हैं, ईडी के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में जो है कांग्रेस के नेता पहुंच जाते हैं, उसके बाद पूरा साफ सुथरा उनके साबित कर दिया जाता है। चाहे आप नारायण राणे की बात कर लीजिए, अरे छत्तीसगढ़ की आप बात कर लीजिए, चिंतामणि महाराज जी जो है ईडी के रडार पर थे और ईडी के रडार पर थे। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनको लोकसभा से टिकट दे दिया गया। तो ये किस प्रकार का, मतलब एक किस प्रकार की बात? तत्काल जवाब ले लेते राजीव जी, तत्काल जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस के नेता जब तक कांग्रेस में होते हैं तब तक उनपे संकट होता है, जैसे ही भाजपा में आते हैं प्रत्याशी तक वो बन जाते हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नहीं, ये तो लगातार कई वर्षों से आरोप लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, जहां आग होती है वहां धुआं होता है और जो तथ्य है वो जांच चल रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देखिए जो रेड्डी ब्रदर्स, ये तो वही चिंतामणि महाराज है ना जिसके ऊपर आप ऊपर विरोध करते थे, जांच चल रही है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम दूर कर देते। वही तो बात है। मणि जी, एक बार राजीव जी को भाजपा में है, उसके बावजूद भी उनकी पेशी चल रही है, जांच जारी है। तो अब आप घबराते क्यों? सामना करिए। कोर्ट ने आज तक रानू साहू को जमानत नहीं दी है। कोर्ट ने कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता है जो बोलते थे कल के रोज मैं इनको भी अंदर करवाऊंगा, उस तमाम लोग जेल के अंदर हैं, कोठरियों में। न्याय व्यवस्था पर तो भरोसा है। और देखिए, ये वही कोर्ट है जिसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड
के ऊपर हमको चुनौती दी और हम लोग उसकी उस चुनौती का स्वीकार कर रहे हैं। तो आप लोग ये जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ईडी आईडी कोर्ट आपके भाजपा के पास है, कोई नहीं है। तमाम स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। जिनके ऊपर दाग नहीं वो बेदाग है, जो दागी है वो जेल में है। दूसरी बात, अभी मणि वैष्णव जी कह रहे थे कि भाजपा का कौन तय करता है कि कौन नहीं, गांधी परिवार तय करता है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक संगठन आगे कौन अध्यक्ष बनेगा हम नहीं जानते। और वही आरएसएस को जवाहरलाल नेहरू जी ने सुन लीजिए वैष्णव जी, आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने आपके नेहरू जी ने आरएसएस को चीन युद्ध के बाद आमंत्रित किया था गणतंत्र दिवस में सेना के साथ कदम से कदम ताल करने के लिए। इंदिरा जी ने 1973 में संघ प्रमुख को फोन किया था कि आपने भारत पाक युद्ध में बहुत सहायता की। तो थोड़ा सा इतिहास को पढ़ लीजिएगा। आप लोग जो विश्वमन करते हैं, बोको हरम से आपकी विवाद तुलना करते हैं आरएसएस से, और आप ही के कांग्रेस के पुराने बुजुर्ग लोग आरएसएस उनको गणतंत्र में बुलाते हैं। लोकतंत्र जिंदा है, कांग्रेस का लोकतंत्र खत्म हो गया। कांग्रेस को समझना चाहिए, आत्मचिंतन करना। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार केके जी का रुख कर लेता हूं। केके जी, कांग्रेस के भीतर की स्थिति को लेके कांग्रेस से ज्यादा देश के लोग चिंता कर ले। कांग्रेस भले उसे किसी बात की उपाधि दे दे, संज्ञा दे दे, उपमा दे दे, लेकिन जो स्थितियां दिखाई पड़ रही है छत्तीसगढ़ में, जो बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी कहते हैं कि कांग्रेस के भीतर जो स्थिति बनी हुई है, इससे मोदी जी का संकल्प कांग्रेस मुक्त भारत अपने आप पूरा हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस की जो आज स्थिति है, लंबे समय स्वतंत्रता में योगदान से लेकर 1885 से लगातार उसका जो योगदान रहा है, देश आभारी है कह सकता हूं। उसके साथ ही जो स्थिति में गिरावट हुई है, इसके लिए हम दूसरे पर, देश की जनता पर ठीकरा फोड़ने की जगह में, या मेरे ऊपर या पत्रकारों के ऊपर इसको फोड़ने की जगह में आत्मचिंतन की आवश्यकता है। आप क्यों गरीबी हटाओ की बात करते करते गरीबी की क्या स्थिति है बताइए। आदिवासी बस्तर में कितने लोगों को आवास, पानी, जल, जंगल, जमीन, जितने भी प्रकार के वहां स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था है, बस्तर आज क्यों मरहूम है इतने लंबे समय तक। जो सवाल भाजपा करती, चूंकि मेरे ऊपर है इसलिए मैं भी देख रहा हूं कि बस्तर में आज फ्लोराइड युक्त पानी क्यों पिया जा रहा है। वहां पे लोगों को शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध नहीं, कितनी प्रकार की बीमारियों से लोग घिरे हुए हैं। आज तमाम प्रकार के केवल वादे वहां पे किए जा रहे हैं। क्या वास्तव में स्थिति में, धरातल में ये स्थिति है? वहां के शिक्षा की क्या स्थिति है? तमाम। दूसरी चीज है, आप इंडिया गठबंधन बना के आप जा रहे हैं, और कांग्रेस अकेले दम पर क्यों चुनाव नहीं लड़ रही है यदि इतनी मजबूत स्थिति में कांग्रेस है तो। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि विकास को लेकर के जो आप इन विषयों को लेकर जो आपके मुद्दे हैं, आप राहुल गांधी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। 1-1 लाख यदि रुपए महिलाओं को देने की बात हो रही है, डायरेक्ट बेनिफिट की बात हो रही है, तो ये बात आप जनता तक आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी, जो मुद्दों के आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के भीतर कार्यकर्ताओं की यदि जो स्थिति बन रही है, तो वो भी कांग्रेस को ही संभालना है। देश तो चाहती है कि सरकार मजबूत रहे, साथ में विपक्ष भी इतनी मजबूत रहे कि सरकार को दबाव पूर्वक काम करा सके। छत्तीसगढ़ की जनता ने बेहतर उदाहरण पेश किया है। जैसे अभी आप देखेंगे 35 विधायक और 43% आपके पास वोट इस बार विधानसभा चुनाव में मिला है। पिछले लोकसभा चुनाव में आपको 40% वोट मिला था। जनता आपकी ओर है, आप उसको क्यों ढंग से काम, आपने ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि आपको सत्ता से दूर होकर के भी संगठन की बात आ रही है। संगठन के भीतर जो आपकी बात है, सचिन पायलट परसों आके चिंता व्यक्त की है इस प्रकार की बातों को लेकर, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं आप। जैसे स्लीपर सेल की बात कहे, तमाम प्रकार की बातें अभी बात करने का नहीं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मजबूत स्थिति में, हर बार कहता हूं कि अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में है, लेकिन आप एकजुट होकर के कार्यकर्ताओं पर, भाजपा ने भी ठीकरा फोड़ा था जब चुनाव हारने के बाद कि इसके लिए, हार के लिए भाजपा जिम्मेदार है। कार्यकर्ताओं को दोष देने के बजाय 2018 में बिल्कुल तो राष्ट्रीय नेतृत्व आपका मोदी के सामने खड़े होने की स्थिति, और जो आप मुद्दे लेके जाएंगे, जनता मुद्दों के साथ मतदान। ठीक है, मैं लौटूंगा केके जी आपके पास। एक बार मैं मणि वैष्णव जी का रुख कर लेता हूं। मणि जी, बस्तर से लेके रायपुर से लेके बिलासपुर तक की बात हो गई, सब सरगुजा में भी कमोबेश वही स्थिति है। शशि सिंह का नाम का ऐलान कल रात में हो जाता है, और आज ही आपके नरेश राजवाड़े सूरजपुर के बड़े नेता है, कद्दावर कद के नेता है, वो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करके खुलेआम में बयानबाजी करते हैं कि अगर प्रत्याशी नहीं बदला गया तो आज 100 लोगों की मीटिंग हो रही है, कल 1000 लोग इस्तीफा देंगे। कैसे देखते हैं इसे, धमकी या फिर अपनी इच्छा?
देखिए, चुनाव के दौरान इस प्रकार की चीजें होती है क्योंकि हर किसी को टिकट तो नहीं दिया जा सकता। केवल एक नाम पे सहमति बनती है, सलाह मशवरा के बाद एक नाम पे सहमति बनती है और उसे टिकट दिया जाता है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस में योग्य लोगों की कमी नहीं है। बहुत सारे योग्य लोग हैं जो जानते हैं कि वो योग्य हैं, तो वो विरोध करते हैं, अपनी जो है संवेदना व्यक्त करते हैं। तो ये सब चीजें होती रहती है, भाजपा के अंदर भी होती है, कांग्रेस के अंदर भी होती है। लेकिन ये केवल कांग्रेस के अंदर नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी होता है। कई प्रकार से विरोध होता है, कई बातें बाहर नहीं आ पाती, कई बातें बाहर आती है। तो इस प्रकार की चीजें होती रहती है चुनाव में। बाकी इक्का दुक्का जो घटनाएं हैं उसके अलावा सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं। हर कोई जो है चाहता है कि अधिक से अधिक सांसद छत्तीसगढ़ से चुनकर जाएं दिल्ली, और हम उसके लिए लगे हुए हैं, हम लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। एक बार मैं राजीव जी का रुख कर लेता। राजीव जी, 2018 में छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन हो गया, कांग्रेस 68 सीटों के साथ सत्ता में लौट आई। 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस अपने प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ करते हुए 2 सीटों तक पहुंचती है जी। इस बार आप लोगों ने दावा किया कि 11 सीट हम जीतेंगे। कांग्रेस कह रही है कि धरातल पे हम बेहद मजबूत है, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जिनकी राजनीतिक इच्छा है वो दल बदल कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, ये जो दल बदल कर रहे हैं या जनता है, के शर्मा जी इस बात को जानते हैं। 1994 से लेकर आज तक अगर आप प्रदर्शन देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ या अडवाणी जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ की फिजा है वो लोकसभा राष्ट्रीय मुद्दे पर हमेशा, और मैं तो सल्यूट करता हूं छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को, विधानसभा में किसी को भी दे, लेकिन लोकसभा में उनका मूड रहता है कि राष्ट्रीय क्षितिज पर भारतीय जनता पार्टी की ध्वजा लहराए फहराए। आप देख लीजिए, 8 सीट, 9, 10, 11 नहीं हुआ, 8 से लेकर 10 फिर 9, तो ये लगातार ये परफॉर्मेंस है। तो ये परफॉर्मेंस इसीलिए है कि चाहे सुदूर बस्तर का आदिवासी अंचल हो जहां बलीराम कश्यप जी कभी नेतृत्व करते थे, या कभी आप सरगुजा का नेतृत्व देख लीजिए, शहरी क्षेत्रों में देख लीजिए, ये जो छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं, संयुक्त मध्य प्रदेश के समय से आज तक कभी हम दुर्ग हारे हैं, कभी हम बस्तर हारे हैं, कभी हम सरगुजा हारे, लेकिन फिर उसको वापस भी पाए हैं। तो ये जो फिजा है वो हमेशा से ही ऊर्जावान रही है, और जिसे एक पॉलिटिकल शब्द है कि फर्टाइल लैंड, उर्वरा भूमि है। तो यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। अब हमने टारगेट रखा है कि एक कहता है ना कि एक लक्ष्य को रख के उसकी ओर आगे बढ़ा जाए, तो टारगेट है हमारा 11 की 11 सीट। तो हो सकता है हम उस टारगेट को पूरा करते हैं, कर ले, रिकॉर्ड होते ही है टूटने के लिए। तो जो 10 सीट भी हम पाए हैं कभी 2014 के चुनाव में, तो हो सकता है वो रिकॉर्ड टूट जाए और हम जीत जाए। तो इस बार 11 की 11 सीटें जीत जाए, क्योंकि जो लहर चल रही है पूरे देश भर में, वो लहर है राम मंदिर का, वो लहर है सनातन का, वो लहर है औद्योगिक क्रांति का, वो लहर है पॉजिटिव शाइनिंग इंडिया का। तो वो ऐसा लगता है कि इस बार हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे, और मोदी जी को जो हार पहनाएंगे तो उसमें 11 जो कमल फूल रहेंगे वो 11 की 11 छत्तीसगढ़ से रहेगी। ठीक है। के शर्मा जी, साइनिंग इंडिया का जिक्र राजीव जी ने किया है। 2004 में साइनिंग इंडिया का क्या हश्र हुआ था, आप और मैं, तमाम देश की जनता बेहतर तरीके से जानती है। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में टारगेट की बात कर ली जाए तो बीजेपी ने 11 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। 5 साल बाद सत्ता में लौटी है, 15 साल शासन करने के बाद। क्या आपको लगता है कि जो तैयारियां हैं और जो तस्वीर साफ हो गई कल रात में, उसके बाद बीजेपी अपने वादों पे, अपने टारगेट तक पहुंचने की स्थिति में दिखाई पड़ती है? आपको क्या कहता है आपका विश्लेषण? मैं पहले ही कहा हूं कि कांग्रेस की स्थिति यहां कमजोर नहीं है। जैसे पिछले लोकसभा में 40%, अभी विधानसभा में 43% का जो मतदान उनको मिला है, इसके बाद वो अपनी और 11 प्रत्याशी भाजपा घोषित करने के बाद आपको उसके सामने किसको खड़ा करना है, ये भी आपको अवसर मिला है कि आप बेहतर प्रत्याशी सामने भाजपा के सामने आपको खड़ा करने का आपने पूरी कोशिश करके, चाहे महासमुंद में जाति की बात हो या भूपेश बघेल जो 11 सीट देखने की क्षमता रखते थे मुख्यमंत्री, उनको आप राजनांदगांव, मतलब एक एक सीट का महत्व कांग्रेस समझ रही, ये भी दिखाई दे रहा है। जांजगीर में एक भी विधायक नहीं है, वहां आपने शिव डहरिया को दिया, अनुसूचित जाति का एकमात्र सीट है। बस्तर में भाजपा ने नए युवा चेहरे को दिया है, उसके पीछे डबल इंजन मोदी की बात कही जा रही है। विष्णुदेव साय ने कहा कि महेश को नहीं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी बस्तर का विकास करना, ये बात। उसके सामने कद्दावर लखमा जी चुनाव मैदान में है, 6 बार के विधायक हैं। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 2000 मतों से जीते थे और पिछला लोकसभा चुनाव 38,000 मतों से कांग्रेस जीती।
इस स्थिति में पूरे 11 की बात करेंगे, कांग्रेस के बाद बेहतर परफॉर्मेंस का अवसर छत्तीसगढ़ में है, लेकिन कार्यकर्ताओं पर ठीकरा फोड़ने की जगह में कार्यकर्ताओं को एकजुट करके उन्हें चुनाव मैदान में उतारना पड़ेगा, तब जाके कांग्रेस की स्थिति, मुझे लगता है कि आप 2 सीट को बेहतर बता रहे हैं, उससे बेहतर की संभावना छत्तीसगढ़ में है कांग्रेस के लिए। इसके लिए कांग्रेस को बस एकजुट होकर कार्यकर्ताओं ठीक है, मैं एक बार मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए एक बार मणि जी के पास, राजीव जी के पास जाता हूं। मणि जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्या आप लोगों की जो स्थितियां हैं, कांग्रेस के भीतर जो हलचल मची है, राजनीतिक तौर पे दावा किया जा रहा है, उन तमाम चीजों को साधते हुए आप बेस्ट परफॉर्मेंस इस बार कर पाएंगे? देखिए, जो हलचल है वो स्थायी नहीं है, ये 2-4 दिन की बातें हैं और अपने परिवार की बात है, अपने परिवार के लोग हैं, उनको किसी प्रकार से समझा लिया जाएगा। अब जो चले गए वो तो चले गए, उनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। बाकी हमारी पार्टी एकजुट है, पूरा हम लामबंद हैं, तैयारी पूरी है, जनता हमारे साथ है, हमारे पास मुद्दे भी हैं और जिस प्रकार से देश में भूखमरी की स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति है, महंगाई की स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से जनता छीनना चाहती। ठीक है राजीव जी, फाइनल स्टेटमेंट आपका, क्या इस बार आप लोग अपने टारगेट तक 11 की 11 सीट जीतने तक पहुंच पाएंगे कांग्रेस की इस स्थिति को देखते हुए और अपनी तैयारियों को देखते हुए? 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति बहुत अनुकूल है। अभी जिस प्रकार के कांग्रेस के बंधु कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है, भूखमरी है, तो ये भूखमरी शब्द बोलने के लिए बहुत जिगर चाहिए। भूखमरी नहीं है, देश नए देश की और नव भारत की ओर देश से संकल्पित है और हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं। ठीक है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा राजीव जी, भूख और वर्ग समाप्त करना पड़ेगा राजीव जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। कांग्रेस चाहती है, समय का अभाव है राजीव जी, माफी चाहता हूं मैं, समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मणि जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, के जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भीतर की जो स्थिति है, दावा कर दिया गया कि तात्कालिक है, 2-4 दिनों बाद सब स्थितियां बेहतर हो पाएगी, लेकिन जनता जनार्दन के मन तक पहुंचना और उनके मन को वोटों में कन्वर्ट कर पाने में कौन सी राजनीतिक दल सफल होगी, ये चुनाव परिणाम के साथ ही पता चल पाएगा। इस पूरे चुनावी समय में दावे वादे एक से एक बढ़ के एक किए और देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।